Hey guys, welcome back to the channel Calibrate Physics. In this video, you all can attempt and refer solutions of exercise questions 11 to 20 from Center of Mass and Collisions chapter of H.C. Verma. Okay, so let's have a look at the questions now. Verify your answers from this answer key. Let's start discussing the solutions now. Question number 11. Find the center of mass of a uniform plate having semicircular inner and outer boundaries of radii r1 and r2. So यहाँ पे ये सेमीसर्कुलर प्लेट दिया हुआ है, ये आउटर रेडियस r2 का है और इनर रेडियस r1. तो इस गिवन ज्योमेट्री का सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए अपन अज्यूम कर सकते हैं कि ये गिवन ज्योमेट्री दो ज्योमेट्रीज का कॉम्बिनेशन. फर्स्ट में अपन मान लेते हैं कि ये पूरा सेमीसर्कुलर डिस्क है, कंप्लीट सेमीसर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r2. और इसमें से अगर मैं रेडियस r1 का सेमीसर्कुलर डिस्क गायब कर दूं तो गिवन ज्योमेट्री मिल जाएगा. एंड गायब करना मतलब इसको एक नेगेटिव मास डेंसिटी दे देगा माइनस सिग्मा. और ये दोनों सिस्टम्स को अगर मैं सुपर इम्पोज करूं तो गिवन ओरिजिनल सिस्टम मिल जाएगा. इसको सिस्टम 2 मान लेते हैं, इसको सिस्टम 1. सिस्टम 2 का मास डेंसिटी प्लस सिग्मा, सिग्मा मतलब सरफेस मास डेंसिटी, और इसमें r1 रेडियस का माइनस सिग्मा अगर अपन सुपर इम्पोज करेंगे तो ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा r1 रेडियस का और गिवन ज्योमेट्री मिल जाएगा. राइट. ऑल्सो बाय सिमेट्री गिवन सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो इस y एक्सिस पे लाई करेगा. तो हमारा टारगेट बाइकॉम निकालना होगा एंड बाइकॉम को फाइंड करने के लिए m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2 ये फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं. राइट. यहाँ पे m1 मतलब माइनस सिग्मा इंटू पाई r1 स्क्वायर बाई 2 एंड m2 मतलब प्लस सिग्मा इंटू एरिया, सेमी सर्कुलर डिस्क का एरिया पाई r2 स्क्वायर अपॉन 2 होगा. सिमिलरली y1 मतलब इसके सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, और किसी भी सेमी सर्कुलर डिस्क का जो y कोऑर्डिनेट होता है वो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो सबको याद होना चाहिए. दिस इज गिवन बाय 3r बाय 4 पाई और y1 जो है वो 3r1 बाय 4 पाई होगा. सिमिलरली y2 की वैल्यू 3r2 बाय 4 पाई. तो ये सारे वैल्यूज इस फॉर्मूला में डाल देते. m1 y1 माइनस सिग्मा पाई r1 स्क्वायर बाई 2 इंटू y1 3r1 बाई 4 पाई प्लस m2 प्लस सिग्मा पाई r2 स्क्वायर बाई 2 इंटू y2 3r2 बाई 4 पाई अपॉन m1 प्लस m2 माइनस सिग्मा पाई r1 स्क्वायर बाई 2 प्लस सिग्मा पाई r2 स्क्वायर बाई 2. तो यहां से कुछ टर्म्स को कॉमन ले लेते. सिग्मा पाई अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन 4 पाई ये कॉमन होगा और अंदर r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब बच जाएगा. सिमिलरली नीचे सिग्मा पाई अपॉन 2 कॉमन ले लो और अंदर r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर बच जाएगा. सो न्यूमरेटर में ये पाई कैंसिल हो गया, ये सिग्मास भी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा और फाइनली खाली 3 अपॉन 4 पाई बचेगा बाहर. ब्रैकेट्स को एक्सपांड कर सकते हैं. r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब मतलब r2 माइनस r1, r1 स्क्वायर प्लस r1 r2 प्लस r2 स्क्वायर. सिमिलरली r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर को r2 माइनस r1 अपॉन r1 प्लस r2 ये लिख सकते हैं. सो r2 माइनस r1 भी कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनल आंसर 3 अपॉन 4 पाई r1 स्क्वायर प्लस r1 r2 प्लस r2 स्क्वायर अपॉन r1 प्लस r2. राइट. ये फाइनल बाइकॉम हमें मिल जाएगा. बाइकॉम मतलब इसको अपन ओरिजिन मान रहे थे, तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है
उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये हमने कैलकुलेट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ वाई कॉम, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, Mr. Verma of mass 50 kg and Mr. Mathur of mass 60 kg. They are sitting at the two extremities of a 4 meter long boat. बोट का मास भी 40 kg दिया हुआ है, मान लो ये बोट है 40 kg का, बोट का लेंथ 4 मीटर, और इन दोनों बोट्स के एक्सट्रीम्स पे मिस्टर माथुर और मिस्टर वर्मा ये दोनों है। तो मान लेते हैं मिस्टर वर्मा यहाँ पे है 50 kg मास का और ये मिस्टर माथुर 60 kg मास का, एंड बोट का खुद का मास है 40 kg। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, टू डिस्कस अ मैकेनिक्स प्रॉब्लम दे कम टू द मिडल ऑफ द बोट, दोनों चल के बोट के मिडल पे आ रहे, नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन ऑफ द वाटर, फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस द बोट मूव्स ऑन द वाटर। तो देखो अभी के लिए मान लेते कि बोट मूव नहीं कर रहा, अभी मान लेते हैं कि मिस्टर माथुर और मिस्टर वर्मा ये दोनों चल के आ रहे बोट के सेंटर पे। तो इन दोनों का जो मूवमेंट है उसमें 50 kg 2 मीटर्स राइट में जा रहा है एंड 60 kg 2 मीटर्स लेफ्ट में जा रहा है, राइट। यहाँ पे अपन अज्यूम कर रहे हैं कि बोट मूव नहीं कर रहा, तो बोट के रिस्पेक्ट में ये डिस्प्लेसमेंट्स होंगे, और जो ज्यादा मास है 60 kg वो 2 मीटर्स लेफ्ट में जा रहा है। तो इन दोनों के मूवमेंट की वजह से इफेक्टिवली मिस्टर वर्मा और मिस्टर माथुर का जो सेंटर ऑफ मास है वो लेफ्ट में मूव किया होगा, क्योंकि हैवियर मास अगर 2 मीटर्स लेफ्ट में जा रहा है तो उसका इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होगा, राइट। और अगर मैं मिस्टर वर्मा, मिस्टर माथुर और बोट तीनों को सिस्टम मानूं तो तीनों का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीनों के सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। तो तीनों के सिस्टम का ए कॉम 0 मतलब वी कॉम कॉन्स्टेंट, और वी कॉम पहले 0 था तो हमेशा 0 रहेगा। दैट मीन्स डेल्टा एक्स कॉम फॉर ऑल द 3 शुड बी 0, राइट। तो अपन ये गेस कर सकते हैं कि बोट राइट में मूव करेगा 50 kg 2 मीटर्स की तरफ एंड 60 kg 2 मीटर्स की तरफ लेफ्ट में। तो मान लेते कि बोट एक्स से राइट में मूव कर रहा है। तो अगर बोट एक्स से राइट में मूव कर रहा है, यहाँ पे इन सारे सिस्टम्स को नंबर दे देते, लेट्स से मिस्टर वर्मा इज नंबर 1, मिस्टर माथुर इज नंबर 2 एंड बोट इज नंबर 3। तो नंबर 1 का जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x1 बोट के रिस्पेक्ट में वो 2 मीटर्स है। अगर बोट मूव नहीं करता तो इसका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर्स लेते, बट बोट भी फर्दर x से राइट में मूव कर गया, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 + x हो जाएगा। वैसे ही डेल्टा x2, अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट विद डायरेक्शन अपन यहाँ पे मार्क कर देते टूवर्ड्स राइट। सिमिलरली डेल्टा x2 मतलब मिस्टर माथुर का जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर बोट मूव नहीं करता तो वो 2 मीटर्स लेफ्ट की तरफ होता, बट बोट x से राइट में मूव कर रहा है तो उसका इफेक्टिव मूवमेंट 2 - x लेफ्ट की तरफ हुआ होगा। एंड फाइनली बोट का डिस्प्लेसमेंट, देखो यहाँ पे अपन लॉजिकली गेस कर रहे थे कि बोट का डिस्प्लेसमेंट x राइट की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पे गेस करना बहुत आसान था, क्योंकि गिवन वैल्यूज ऐसे थे, दोनों मासेस सेम अमाउंट से डिस्प्लेस कर रहे, तो जिसका ज्यादा हैवी मास होगा उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा डोमिनेंट होगा लेफ्ट की तरफ, इसलिए बोट को राइट की तरफ मूव करता मान लो। बट अगर मान लो किसी सिचुएशन में ये इतना ऑब्वियस नहीं होता तो अपन किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अज्यूम करके आंसर निकाल सकते थे, एंड फाइनल आंसर अगर पॉजिटिव आता दैट मीन्स हमारा अज्यूम डायरेक्शन सही होता, और अगर वो नेगेटिव आ जाता तो अपन उसका ऑपोजिट मान लेते। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा x3 x राइट की तरफ होगा, तो राइट को पॉजिटिव मान लेते और लेफ्ट को नेगेटिव। एंड डेल्टा x कॉम 0, तो डेल्टा x कॉम का 0 होना मतलब m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये 0 होगा, तो सिर्फ न्यूमरेटर को 0 कर देंगे। m1 मतलब 50, डेल्टा x1 मतलब पॉजिटिव 2 + x, m2 मतलब 60 एंड डेल्टा x2 मतलब 2 - x लेफ्ट की तरफ, सो माइनस ऑफ 2 - x, एंड m3 मतलब 40 एंड डेल्टा x3 मतलब x राइट की तरफ, तो पॉजिटिव x, इसको 0 के इक्वल कर देंगे। सो 100 + 50x - 120 + 60x,
प्लस 40x इक्वल्स टू 0. सो 120 और 100 को राइट में ले जाओ. 120 माइनस 100 20 आ जाएगा. एंड लेफ्ट में 50 प्लस 60 1110 प्लस 40 150x इक्वल्स टू 20. तो x की वैल्यू 20 अपॉन 150 मीटर्स ये होगी. दैट मीन्स 2 बाई 15 मीटर्स. और इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 200 बाई 15 सेंटीमीटर्स ये बोट का डिस्प्लेसमेंट होगा. मतलब 40 बाई 3 सेंटीमीटर्स. 40 बाई 3 सेंटीमीटर्स मतलब अप्रोक्सीमेटली 13.33 सेंटीमीटर्स. ओके, let's move on to question 13th now. A cart of mass capital M is at rest on a frictionless horizontal surface and a pendulum bob of mass small m hangs from the roof of the cart. तो ये कार्ट का मास कैपिटल M दिया हुआ है, नीचे फ्रिक्शनलेस सरफेस है और स्ट्रिंग से स्मॉल m मास का बॉब हैंग कर रहा है. The string breaks, the bob falls on the floor, makes several collisions on the floor and finally lands up in a small slot made in the floor. तो ये बॉल ब्रेक ऑफ होके ये वाले स्लॉट से नीचे निकल रहा होगा और स्लॉट का डिस्टेंस दिया हुआ है. द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द स्लॉट इज L. ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है कि जब बॉल इस स्लॉट से निकलेगा उस समय तक कार्ट का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा. तो यहाँ पे अगर मैं बॉल प्लस कार्ट को एक सिंगल सिस्टम मान लूं तो इस पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा. दैट मींस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन द हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन 0 होगा. दैट मींस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन द हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन कांस्टेंट होगा और इनिशियली ये वेलोसिटी 0 था तो हमेशा 0 होगा. दैट मींस सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करना चाहिए, राइट. तो डेल्टा एक्स फॉर्म शुड बी 0. तो यहाँ पे बॉल को पार्टिकल 1 मान लेते एंड कार्ट को पार्टिकल 2. और बॉल जो है वो कार्ट के रिस्पेक्ट में राइट में मूव कर रहा है तो ये कार्ट लेफ्ट की तरफ मूव किया होगा. मान लेते कार्ट का लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेसमेंट x है तो बॉल का जो इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा L डिस्टेंस वो कार्ट के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है और कार्ट खुद x से लेफ्ट में जा रहा है तो बॉल का इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट L माइनस x से राइट की तरफ हुआ होगा एंड कार्ट का डिस्प्लेसमेंट x लेफ्ट की तरफ मान रहा है, राइट. सो डेल्टा x फॉर्म 0 मतलब m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 0 के इक्वल होगा. m1 मतलब बॉल का मास विच इज स्मॉल m इनटू बॉल का डिस्प्लेसमेंट. राइट को पॉजिटिव मान लेते तो ये प्लस l माइनस x होगा. m2 मतलब कार्ट का मास विच इज कैपिटल M एंड कार्ट का डिस्प्लेसमेंट माइनस x लेफ्ट नेगेटिव होगा. तो इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू मिल जाएगी ml इक्वल्स टू m प्लस कैपिटल M टाइम्स x. तो यहाँ से x की वैल्यू ml अपॉन m प्लस m ये आ जाएगी, राइट. क्वेश्चन नंबर 14. द बलून, द लाइट रोप एंड द मंकी shown in the figure are at rest. If the monkey reaches the top of the rope, by what distance does the balloon descend? बलून का मास कैपिटल M, मंकी का मास स्मॉल m और रोप का लेंथ L. तो यहाँ पे इनिशियली मंकी और बलून ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे था और इस पूरे सिस्टम पे सिस्टम का कंबाइंड वेट m प्लस mg नीचे लग रहा था एंड एयर का बुएंसी फोर्स इस बलून के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा. और इनिशियली अगर पूरा सिस्टम रेस्ट पे है मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे. और अगर मंकी ऊपर मूव भी करता है तो ये दोनों फोर्सेस अपने वैल्यूज चेंज नहीं करेंगे. बुएंसी फोर्स जो है वो भी सेम रहेगा क्योंकि बुएंसी फोर्स इस बलून के वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा और वो तो सेम ही रहने वाला है एंड वेट भी सेम रहने वाला है. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ मंकी कैसे मूव कर रहा है, मंकी और बलून दोनों को अगर मैं एक सिंगल सिस्टम मान रहा हूँ स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स इंटरनल बन जाएगा. तो दोनों को एज अ सिस्टम मानने पर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा. दैट मीन्स a कॉम 0 होगा और v कॉम इनिशियली 0 था तो v कॉम हमेशा 0 होगा. दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास y डायरेक्शन में मूव नहीं करना चाहिए, राइट. और यहाँ पे अगर मंकी ऊपर जा रहा है तो बलून कितने से डिसेंड करेगा ये हमें फाइंड करना है. तो मान लेते बलून y से डिसेंड करेगा और मंकी बलून के रिस्पेक्ट में L ऊपर जा रहा है और बलून खुद अगर y से नीचे जा रहा है
तो मंकी का जो डिस्प्लेसमेंट है, लेट्स से मंकी इज ऑब्जेक्ट 1, बलून इज ऑब्जेक्ट 2, तो मंकी का इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स कितना होगा, L माइनस वाई, और बलून का डिस्प्लेसमेंट जो है वो y डाउनवर्ड्स, तो डेल्टा y कॉम 0 मतलब m1 डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा y2 विल बी इक्वल्स टू 0। m1 मतलब मंकी का मास, y1 मतलब L माइनस वाई, m2 मतलब बलून का मास, एंड डेल्टा y2 मतलब माइनस वाई, क्योंकि बलून y से नीचे जा रहा है, यहाँ पे अपवर्ड्स को पॉजिटिव मान रहे हो और डाउनवर्ड्स को नेगेटिव, राइट। तो इसको सॉल्व करके y की वैल्यू मिल जाएगी m टाइम्स कैपिटल L इक्वल्स टू m प्लस m टाइम्स y, तो यहाँ से y की वैल्यू ml अपॉन m प्लस m के इक्वल आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम of two particles of masses 1 kg and 2 kg if their kinetic energies are equal। मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मोमेंटम इक्वल्स टू 2 टाइम्स m इंटू के का अंडर रूट। तो अगर दोनों पार्टिकल्स के लिए के इक्वल हो गया तो मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास आ जाएगा, दैट मीन्स p1 अपॉन p2, इसको अंडर रूट ऑफ m1 अपॉन m2 लिखा जा सकता है, राइट। और मासेस 1 और 4 दिया हुआ है, so required ratio 1/2 आ जाएगा। Okay. Question number 16. A uranium-238 nucleus initially at rest emits an alpha particle with a speed of 1.4 into 10 to the power 7 meters per second। तो यहाँ पे ये यूरेनियम का न्यूक्लियस मान लो 238, इनिशियली रेस्ट पे था और अल्फा पार्टिकल एमिट किया। अल्फा पार्टिकल का मास 4 AMU मान सकते, तो जो दूसरा न्यूक्लियस प्रोड्यूस होगा उसका मास नंबर 234 होगा, दैट मींस इसका मास अपन 234 एटॉमिक मास यूनिट ये अज्यूम कर सकते हैं, राइट। अल्फा पार्टिकल का स्पीड गिवन है 1.4 into 10 to the power 7। कैलकुलेट द रिकॉइल स्पीड ऑफ द रेसिडुअल न्यूक्लियस थोरियम 234। इसका स्पीड लेफ्ट की तरफ होगा v2, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम 0 था और पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है, दैट मींस मोमेंटम कंजर्वेशन से सिस्टम का फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए, राइट। सो अल्फा का मोमेंटम विल बी 4 AMU, मास को AMU में एक्सप्रेस कर दो, 4 AMU इंटू v1, v1 मतलब 1.4 इंटू 10 to the power 7 meters per second, और थोरियम का मास 234 AMU होगा, तो इक्वल्स टू 234 AMU इंटू v2। तो मास के ये यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से हमें v2 की वैल्यू मिल जाएगी 4 अपॉन 234 इंटू 1.4 इंटू 10 to the power 7, और वेलोसिटी का यूनिट्स भी मीटर्स पर सेकेंड में होगा, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 10 to the power 7 से 2 जीरोस बोरो कर लो इधर, तो ये 10 to the power 5, 4 into 140 अपॉन 234। इसको सॉल्व करने पर फाइनल आंसर 2.4 into 10 to the power 5 meters per second के इक्वल आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। A man of mass 50 kg starts moving on the earth and acquires a speed of 1.8 meters per second। सो मान लो ये अर्थ है और इसके ऊपर 50 kg का आदमी 1.8 मीटर्स पर सेकेंड से वॉक कर रहा है, और ये जो स्पीड होगा आदमी का वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा, और यहाँ पे ग्राउंड मतलब अर्थ, और अर्थ का हमें रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड करना है, मतलब अपन अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे ग्राउंड भी मूव कर रहा होगा। सो लेट्स से अर्थ v स्पीड से रिकॉइल कर रहा है, तो यहाँ पे 1.8 मीटर्स पर सेकेंड जो होगा वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ये वेलोसिटी होगा। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन, इसको वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस वेलोसिटी ऑफ अर्थ वेक्टर इस तरीके से लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज 1.8 meters per second towards right and velocity of earth is v towards left। तो इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो ये 1.8 माइनस v towards right आ जाएगा। ये मैन का एक्चुअल वेलोसिटी होगा और अर्थ का एक्चुअल वेलोसिटी v लेफ्ट की तरफ,
तो यहाँ पे मैन और अर्थ को सिंगल सिस्टम अगर अपन अज्यूम करते तो इस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर सकते। इनिशियली मैन अर्थ के ऊपर रेस्ट पे होगा और अर्थ भी रेस्ट पे होगा, तो इनिशियल मोमेंटम 0, दैट मीन्स फाइनल मोमेंटम शुड ऑल्सो बी 0, राइट? So final momentum of man will be 50 into 1.8 minus v, and final momentum of the earth will be equals to earth का mass into earth का velocity. earth का velocity लेफ्ट में और अपन राइट को पॉजिटिव मान रहे हैं और लेफ्ट को नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो ये 0 के इक्वल। सो 50 into 1.8 minus 50v इक्वल्स टू 6 into 10 to the power 24v, और ये 50v भी यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। सो 6 into 10 to the power 24 प्लस 50, इस एडिशन में 50 को नेग्लेक्ट कर सकते, तो यहाँ से अर्थ का रिक्वायर्ड स्पीड 50 into 1.8 अपॉन 6 into 10 to the power 24 इसके इक्वल आ जाएगा। सो दिस इज 5 into 18 अपॉन 6 into 10 to the power minus 24. तो फाइनली ये आंसर 15 into 10 to the power minus 24 meters per second के इक्वल आ जाएगा, राइट? तो यहाँ पे आंसर से अपन देख पा रहे कि अर्थ का जो रिक्वायर्ड स्पीड है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, इसलिए एक्चुअल सिचुएशंस में अपन इस रिक्वायर्ड स्पीड को नेग्लेक्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन 18, a neutron initially at rest decays into a proton, an electron and antineutrino. The ejected electron has a momentum of 1.4 into 10 to the power minus 26 kgs per second. Antineutrino का momentum 6.4 into 10 to the power minus 20 kgs meters per second. Find the recoil speed of the proton if the electron and the antineutrino are ejected in the same direction. तो इनिशियल मोमेंटम न्यूट्रॉन का 0 होगा, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो इनको भी अगर मैं एक सिंगल सिस्टम मान लूं तो फाइनल मोमेंटम भी सिस्टम का 0 होना चाहिए। तो ए पार्ट में इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे और इनके मोमेंटम्स P1 और P2 गिवन। तो जो प्रोटॉन होगा उसका मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में P1 प्लस P2 हो जाएगा, राइट? और प्रोटॉन का मास अगर मैं mp मान लूं और इसका वेलोसिटी अगर मैं vp मान लूं, सो mp इंटू vp इक्वल्स टू P1 प्लस P2, तो रिक्वायर्ड रिकॉइल स्पीड ऑफ प्रोटॉन P1 प्लस P2 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इसके इक्वल आ जाएगा। P1 प्लस P2 मतलब 14 into 10 to the power minus 27 plus 6.4 into 10 to the power minus 27, and mass of proton 1.67 into 10 to the power minus 27. तो 10 to the power minus 27 सब जगह से कैंसिल हो जाएगा। 14 plus 6.4 ये 20.4 होगा अपॉन 1.67, तो इसको कैलकुलेट कर लो। 20.4 अपॉन 1.67 ये अप्रोक्सीमेटली 12.2 आ जाएगा, 12.2 मीटर्स पर सेकेंड। एंड सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, इफ दे आर इजेक्टेड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ इजेक्ट हो रहा है और एंटी न्यूट्रिनो इस तरफ इजेक्ट हो रहा है विद सेम मोमेंटम्स P1 एंड P2, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट मोमेंटम वो अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर होगा, और टोटल मोमेंटम को जीरो करने के लिए प्रोटॉन का जो मोमेंटम है वो भी एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए, तभी तीनों पार्टिकल्स का मोमेंटम जीरो हो पाएगा, राइट? दैट मीन्स प्रोटॉन का मोमेंटम भी अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर होगा, और इसको मास ऑफ प्रोटॉन इनटू स्पीड ऑफ प्रोटॉन के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से स्पीड ऑफ प्रोटॉन कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, तो इसमें 10 टू द पावर माइनस 27 कॉमन ले लो और अंदर 14 स्क्वायर प्लस 6.4 का स्क्वायर बच जाएगा अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, तो 10 टू द पावर माइनस 24 कैंसिल, एंड 6.4 का स्क्वायर
40.96 एंड 14 का स्क्वायर 196, इसका अंडर रूट। इसको सॉल्व करने पर ये 15.4 के करीब आ जाएगा एंड दिस डिवाइडेड बाय 1.67, so final answer will be 9.2 meters per second. Okay. Question number 19. A man of mass capital M having a bag of mass small m slips from the roof of a tall building of height h and starts falling vertically. तो बिल्डिंग का टोटल हाइट h दिया हुआ है और यहां से मैन रेस्ट से गिरा होगा, राइट? When at a height of small h from the ground, he notices that the ground below him is pretty hard, but there is a pond at a horizontal distance of x from the line of fall. तो ये आदमी का लाइन ऑफ फॉल मान लेते। इस लाइन ऑफ फॉल से x डिस्टेंस की दूरी पर यहाँ पे एक पॉन्ड है। In order to save himself, he throws the bag horizontally with respect to himself in the direction opposite to the pond. तो यहाँ पे बैग का मास स्मॉल m दिया हुआ है, आदमी का मास कैपिटल M। ये बैग को इस तरफ फेंक रहा है। लेट्स से बैग को इसने v1 स्पीड से फेंका, तो आदमी कुछ v2 स्पीड एक्वायर कर लेगा इस तरफ, क्योंकि बैग और आदमी को अगर मैं एक सिंगल सिस्टम मानूं, इस सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। जो फोर्स आदमी ने बैग पे लगाया वो इंटरनल फोर्स होगा और बैग ने भी आदमी पे उतना ही फोर्स लगाया होगा। दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम 0 था। आदमी और बैग जो भी वेलोसिटी एक्वायर किए होंगे वो वर्टिकल में होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम 0, तो बैग को फेंकने के बाद फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा। और वो तभी पॉसिबल है जब आदमी कुछ v2 वेलोसिटी राइट की तरफ एक्वायर करे, अगर बैग को v1 वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ मिल रहा है तो, राइट? कैलकुलेट द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी imparted to the bag so that the man lands in the water. If the man just succeeds to avoid the hard ground, where will the bag land? Okay. So यहाँ पे सबसे पहला इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन से अपन क्या लिख सकते हैं? स्मॉल m v1 इक्वल्स टू कैपिटल M v2, और पॉइंट्स को मार्क कर देते। टॉप मोस्ट पॉइंट जहां पे आदमी रेस्ट से गिरा उसको पॉइंट A मान लेते। जिस पॉइंट पे आदमी ने बैग फेंका होगा उसको पॉइंट B मान लेते। तो B से लेके C तक अगर आदमी को T टाइम लगा, तो इस T टाइम में आदमी को हॉरिजॉन्टली x डिस्टेंस ट्रेवल करना है एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन। सो फॉर द मैन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन उसका डिस्प्लेसमेंट अपन x अज्यूम करेंगे पानी के अंदर गिरने के लिए, टाइम t, एक्सेलरेशन 0। तो हॉरिजॉन्टल में उसने जो स्पीड एक्वायर किया होगा वो सेकेंड इक्वेशन से निकाल सकते, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। a 0 होगा तो रिक्वायर्ड स्पीड विल बी x बाई t, और आदमी का स्पीड मिल गया तो बैग का भी स्पीड मिल जाएगा। तो आदमी की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये t निकालना होगा। t मतलब b से c तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगा होगा, एंड b से c तक का टाइम निकालने के लिए अपन a से b तक का टाइम एंड a से c तक का टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों जर्नीज में इनिशियल स्पीड 0 होगा और इनिशियल स्पीड 0 वाले जर्नीज का टाइम ऑफ फॉल निकालना ज्यादा आसान होता है। ऐसे केसेस में टाइम ऑफ फॉल इज सिंपली अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स हाइट ऑफ फॉल। सो a से लेके b तक का जो टाइम है वो 2 टाइम्स a से लेके b तक का हाइट ऑफ फॉल, a से लेके b तक का हाइट ऑफ फॉल h माइनस h होगा। सो 2 टाइम्स h माइनस h अपॉन g का अंडर रूट, एंड a से लेके c तक का जो टाइम ऑफ फॉल है वो अगेन 2 टाइम्स टोटल हाइट ऑफ फॉल फ्रॉम a टू c, जो कि कैपिटल H के इक्वल है, अपॉन g। सो रिक्वायर्ड टाइम फ्रॉम b टू c, जिसको अपन t बोल रहे, वो a से लेके c तक का टाइम माइनस a से लेके b तक का टाइम। तो अंडर रूट ऑफ 2 बाई g कॉमन ले लो और अंदर अंडर रूट ऑफ h माइनस h माइनस अंडर रूट ऑफ कैपिटल H, ये बच जाएगा, राइट?
और ये टाइम का एक्सप्रेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आदमी का जो रिक्वायर्ड स्पीड है वो x अपॉन 2/g का अंडर रूट h माइनस h माइनस रूट h इसके इक्वल आ जाएगा। सो दिस इज g/2 का अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट ऑफ h माइनस h माइनस रूट h। ये आदमी का स्पीड हमें मिल गया। तो बैक का जो स्पीड होगा v1 जो आदमी को इंपार्ट करना चाहिए वो यहां से मिल जाएगा। v1 विल बी कैपिटल M बाय स्मॉल m टाइम्स v2। सो कैपिटल M बाय स्मॉल m टाइम्स v2, ये एक्सप्रेशन एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट h माइनस h माइनस रूट h। और आदमी अगर x डिस्टेंस राइट में जा रहा है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास x में कोई भी वेलोसिटी एक्वायर नहीं कर रहा, मतलब दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसी पॉइंट पे गिरेगा। दैट मींस x डायरेक्शन में डेल्टा x कॉम विल बी 0। सो आदमी का अगर x में x डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बैक का x2 मान लेते, तो आदमी का मास इंटू x प्लस बैक का मास इंटू माइनस x2, दिस विल बी 0। तो बैक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपन सिंपली कैपिटल M बाय स्मॉल m टाइम्स x बोल सकते हैं, राइट। सो इफ द मैन जस्ट सक्सीड्स टू अवॉइड द हार्ड ग्राउंड, मतलब आदमी हॉरिजॉन्टली यहाँ पे गिरा होगा x डिस्टेंस ट्रेवल करके, तो उस केस में बैक x2 डिस्टेंस मतलब mx बाय m यहाँ पे गिरा होगा। इस क्वेश्चन के पार्ट बी का आंसर होगा। एंड पार्ट ए का आंसर मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड इम्पार्टेड टू द बैक, वो ये होगा v1। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। A ball of mass 50 grams moving at a speed of 2 meters per second strikes a plane surface at an angle of incidence of 45 degrees. The ball is reflected by the plane at equal angle of reflection with the same speed. That means collision perfectly elastic होगा। Let's say ये plane surface है, initial speed 2 meters per second, angle 45, and rebound speed भी same 2 meters per second at the same angle of 45 degrees. A part में क्या पूछा है? Calculate the magnitude of change in momentum of the ball. तो यहाँ पे बॉल का ये इनिशियल मोमेंटम वेक्टर होगा और ये फाइनल मोमेंटम वेक्टर होगा। चेंज इन मोमेंटम वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर को अगर अपन रिजॉल्व करते तो 2 मीटर्स पर सेकेंड का रिजोल्यूशन 2 cos 45 मतलब 2 इंटू 1/√2 मतलब √2 मीटर्स पर सेकेंड इस तरफ, एंड वर्टिकल कंपोनेंट भी √2 मीटर्स पर सेकेंड ऊपर की तरफ होगा, एंड इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का वर्टिकल रिजोल्यूशन नीचे की तरफ होगा, एंड हॉरिजॉन्टल सेम होगा, मैग्नीट्यूड वाइज ये भी √2 होगा। तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर जो कि ग्रीन कंपोनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है डायग्राम में, माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर जो कि पर्पल एरोस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाले कंपोनेंट्स और ये कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, एंड ये वाला कंपोनेंट माइनस ऑफ माइनस √2 ये हमें मिल जाएगा। अपवर्ड्स को पॉजिटिव मान लो, तो फाइनल में √2 अपवर्ड्स माइनस और इनिशियल में √2 डाउनवर्ड्स, सो माइनस √2। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर खाली वर्टिकल कंपोनेंट्स की वजह से आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स तो एग्जैक्टली सेम, तो उसका डिफरेंस 0 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से m इंटू 2√2 ये चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा। m मतलब 0.05 इंटू 2 इंटू √2 मतलब 1.4, तो यहाँ से ये 0.14 SI यूनिट्स, मोमेंटम का SI यूनिट्स मतलब न्यूटन सेकेंड, ये A पार्ट का आंसर आ जाएगा, राइट। एंड B पार्ट में चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड माइनस इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों की स्पीड सेम है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, तो मोमेंटम के मैग्नीट्यूड्स भी सेम होंगे, सो चेंज इन मैग्नीट्यूड विल कम आउट टू बी 0, राइट। So guys, this completes our discussion of all the questions from this video.
Keep up the hard work and continue solving many such questions from other videos of this channel as well. You all can also subscribe to the channel Calibrate Physics and click on the bell icon to get regular updates of many such videos in the future. So guys, thank you for watching this video and do take very good care of yourselves.